गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन मानव भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे थे, बीए पार्ट सेकंड के अंदर मानव भूगोल अपना चल रहा था। मानव भूगोल के अंदर अपन मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा, ये दोनों चीज अपन ने पिछले टॉपिक में कर लिया था कि मानव भूगोल का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। फिर उसके बाद में आता है मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। या तुम्हारे जो न्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो 7.5 नंबर की तुम्हारा जो न्यू टाइप बनती है, उसमें आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो जैसे पूछ लिया जाता है कि मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है, और जो जन्मदाता है वो कौन से संप्रदाय से है। तो मानव भूगोल के बारे में सामान्य चर्चा है वो और बता देती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मानव भूगोल के बारे में कि मानव भूगोल का जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है, कि मानव भूगोल का विकास है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो मानव भूगोल का जन्मदाता या फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, या कह सकते हैं कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का जन्मदाता, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जन्मदाता है वो फ्रेडरिक रेडजल को कहा जाता है। किसे? फ्रेडरिक रेडजल को कहा जाता है। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजल को क्या कहा जाता है? आपका मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। कि मानव भूगोल को जन्म देने वाला है उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? आपका मानव भूगोल का जन्मदाता रेडजल को कहा जाता है। उसके बाद अगर रेडजल की बात करते हैं तो ये कौन से संप्रदाय से अपना संबंध रखता है? जो रेडजल महोदय हैं, रेडजल महोदय जर्मन संप्रदाय से अपना संबंध रखते हैं। यानी कि मानव भूगोल का जो विकास है वो किसके द्वारा माना जाता है? जन्मदाता किसे कहा जाता है? रेडजल को कहा जाता है। और ये कौन से संप्रदाय से? जर्मन संप्रदाय से, या जर्मन भूगोलवेता इसे कहा जाता है। जर्मन भूगोलवेता इनके द्वारा जो परिभाषाएं हैं मानव भूगोल की वो दी गई, उनके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा पिछले टॉपिक में आपको समझाई थी। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं जर्मन भूगोल के बाद में, उसके बाद आपका आता है कि इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है जिसके बारे में आपके न्यू टाइप का क्वेश्चन बनता है कि रेडजल महोदय के द्वारा भूगोल का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का क्या नाम है, कि इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उस ग्रंथ का क्या नाम है। तो उसका नाम है एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोज्योग्राफी, भूविज्ञान। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? एंथ्रोपोज्योग्राफी, कि इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया एंथ्रोपोज्योग्राफी, जिसके अंदर भूतल के ऊपर जो भी वस्तु है, जीव जंतु है, मानव का जो अध्ययन किया जाता है वो सारा किसके अंदर आता है?
मानव भूगोल के अंदर इसको सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरीके से मानव भूगोल का जो अर्थ है, उसकी परिभाषा है, सबसे पहले उसका जन्मदाता रेड जेल को कहा जाता है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले दो, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगी इसके बारे में। देखो, उसके बाद अपन चर्चा कर रहे थे मानव भूगोल की। तो मानव भूगोल के अंदर किस किस को सम्मिलित किया जाता है, किस किस का अध्ययन किया जाता है, और मानव भूगोल किन से मिलकर बना हुआ है। तो मानव भूगोल के अंदर अगर बात करते हैं तो पृथ्वी के ऊपर क्या है, जो पृथ्वी के विभिन्न भाग हैं वो क्या है, सम्मिलित रूप से देखे जाते हैं, और उनके अंदर क्या है, भूमि है, उसका रंग रूप है, मानव का स्वास्थ्य है, उसकी कार्य क्षमता है, ये सारे कारक किसके अंदर आते हैं, मानव भूगोल के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अगर देखो अपन अध्ययन के रूप में अगर मानव भूगोल को देखते हैं तो मानव भूगोल के अंदर मानव की जो क्रिया क्षमता है, उसके साथ साथ उसका स्वास्थ्य है, उसका भोजन है, वेशभूषा है, उसके आजीविका के साधन हैं, ये सारे कार्य हैं वो किसके हैं, रीति रिवाज है, धार्मिक भावनाएं हैं, ये सारे कार्य किसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, मानव भूगोल के अंदर ही सम्मिलित किए जाते हैं। और मनुष्य और भौतिक वातावरण दोनों क्या है, पारस्परिक संबंध होने के कारण या उनके द्वारा मनुष्य और सांस्कृतिक वातावरण का जो जन्म होता है, उसका जो उल्लेख है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, अपन को मानव भूगोल के अंदर ही देखने को मिलता है। स्वयं मानव संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक माना जाता है। कि मानव भूगोल का अपन अर्थ या परिभाषा के रूप में देखते हैं तो मानव को क्या है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कि जो संस्कृति का, या कह सकते हैं कि मानव संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ एक उदाहरण है, उसका प्रतीक माना जाता है। तो मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, जिस तरीके से अर्थ और परिभाषाएं अपन ने पढ़ी थी मानव भूगोल की, वैसे ही आपका क्या है, इसका मानव भूगोल का क्षेत्र है वो इसमें आता है। कि मानव भूगोल का जो क्षेत्र है उसका विस्तार जो है, कि इसके अंदर किस किस का अध्ययन है वो किया जाता है। तो अपन बात करते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र की। तो सबसे पहले देखो, जो आपकी मानव भूगोल जो बुक है, सेकंड बुक बीए पार्ट सेकंड में, तो मानव भूगोल के अंदर किस किस को सम्मिलित किया गया है, भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाएं। भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाएं दोनों के बीच के क्या चलता रहता है, आपका संबंध चलता रहता है। जिसके अंदर अगर बात करते हैं अपन, दो क्रियाएं हो गई मानव भूगोल की, भौतिक वातावरण और दूसरा मानवीय क्रियाएं। भौतिक वातावरण जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, जिसके अंदर अपन मानव भूगोल की अगर बात करते हैं, अपन अगर भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल को लगभग 2 भागों में विभाजित किया गया है, फिर उसकी शाखाएं हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। जैसे भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल, जिसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों को क्या है, मानव ज्योग्राफी को क्या है, बांटा गया है। और उसी के अंदर क्या है, ज्योग्राफी को 2 हिस्सों में बांटने के बावजूद आपकी क्या है, जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वो संस्कृति का जो प्रतीक माना गया है वो क्या है, आपको मानव को ही माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि संस्कृति है, रीति रिवाज है, रहन सहन है, ये क्या है, मनुष्य अपने आप जो डिसाइड करता है या मानव के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो सांस्कृतिक संस्कृति है उसका जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो कौन है, मानव को ही माना गया है। तो मानव भूगोल के अंदर
दो क्रियाएं हैं, मानवीय क्रियाएं और भौतिक क्रियाएं। मानवीय क्रियाएं और भौतिक क्रियाओं में आपकी क्या है, सांस्कृतिक वातावरण आता है। मानवीय क्रियाएं जो होती हैं मानव के द्वारा जो संपन्न की जाती हैं वो क्या है, मानवीय क्रियाएं, जिसके अंदर उसका सांस्कृतिक वातावरण आता है। और ऐसे ही भौतिक वातावरण के अंदर आपकी भौतिक क्रियाएं और वातावरण दो हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। भौतिक की अगर बात करते हैं तो आपका भौतिक के अंदर भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रीय आकार, प्राकृतिक स्थिति और ज्यामितीय स्थिति, ये क्या है, भाववाचक तत्व के रूप में सामने आते हैं। देखो भौगोलिक स्थिति की अगर बात करते हैं, भौगोलिक स्थिति की अगर बात करते हैं तो भौगोलिक स्थिति है वो मानव को किस रूप से प्रभावित करती है, कि किस रूप में ये मानव भूगोल का क्षेत्र के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो भौगोलिक स्थिति यानी कि किसी भी भाग के अंदर भौगोलिक स्थिति आपकी जो आसपास की जो स्थिति अपन को भौगोलिक इन्वायरमेंट है, भौगोलिक स्थिति है जो अपन को दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर मानव का जो निवास है वो क्या है, भौगोलिक स्थिति के अंदर आता है, जिससे क्या है मानव चारों ओर से इस भौगोलिक स्थिति के अंदर रहते हुए अपना विकास करता है। दूसरा है क्षेत्रीय आकार, किस क्षेत्र विशेष के अंदर उसका जो कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर पृथ्वी है उसको उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध, इन कटिबंधों के आधार पे क्या है पृथ्वी के ऊपर कटिबंध बनाए गए हैं। और उन जैसे ही जिस तरीके से मैंने एक उदाहरण दिया है कि कटिबंधों का, कि पृथ्वी के ऊपर क्या है कटिबंध बने हुए हैं, और कटिबंध में किस रूप में, जैसे आपकी भूमध्य रेखा निकलती है बीचों बीच 0 डिग्री पे, तो उसे क्या कहा गया, उष्ण कटिबंधीय। जस्ट इसके ऊपर 23.5 डिग्री आ जाता है तो वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय आपकी उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। फिर उसके बाद में उपोष्ण कटिबंधीय, फिर आपका शीत कटिबंधीय और ध्रुवीय कटिबंधीय। इस तरीके से क्या है आपका जो आकार है पृथ्वी का, क्षेत्रीय जो आकार है क्षेत्र विशेष के अंदर, वो क्या है इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं प्राकृतिक स्थिति की, तो प्राकृतिक स्थिति के अंदर भौतिक जो वातावरण है, जिस वातावरण के अंदर अपन रह रहे हैं, प्राकृतिक स्थिति वो क्या है, नेचुरल, यानी कि इस स्थिति के अंदर अपन रह रहे हैं वो क्या है आपकी प्राकृतिक स्थिति को दर्शाता है। और ज्यामितीय स्थिति जो जीपीएस है, ज्यामितीय स्थिति जिसके अंदर आपकी अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पे आप कौन से अक्षांश देशांतर रेखाओं के ऊपर स्थित हैं, या आपका जो क्षेत्र है वो कौन सी ज्यामितीय स्थिति के ऊपर विद्यमान है। उसके बाद अगर बात करते हैं वातावरण की, तो वातावरण के अंदर आपके कौन से तत्व आते हैं, इसमें भौतिक तत्व आते हैं। भौतिक तत्वों में जैसे आपकी जलवायु आती है, आपकी स्थलाकृतियां आती हैं, सेल है, चट्टान है, जलाशय है, ये क्या है आपकी भौतिक तत्व है। भौतिक तत्वों के अंदर पहली है स्थलाकृति, यानी कि मानव भूगोल का अगर क्षेत्र का अध्ययन अगर अपन कर रहे हैं, मानव भूगोल के क्षेत्र का अध्ययन, तो उसके अंदर किसको सम्मिलित किया जाता है, स्थलाकृतियां, यानी कि स्थल के ऊपर, धरातल के ऊपर क्या है अनेक प्रकार की क्या पाई जाती हैं, स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। किस रूप में पाई जाती हैं,
कहीं पे नदियां पाई जाती हैं, कहीं पे आपके तालाब पाए जाते हैं, कहीं पे टीले पाए जाते हैं, कहीं पे चट्टान पाई जाती है, कहीं पे आपके पर्वत पाए जाते हैं। तो इस रूप में क्या है, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे नदी जब अपने तीव्र वेग के साथ बहती है तो स्टार्टिंग में वो क्या है, वी आकार की स्थलाकृति का निर्माण करती है। यानी कि जैसे ही पर्वतीय भाग से ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। जब वी आकार की घाटी का निर्माण होता है तो वो क्या होता है, गहराई में तो क्या होता है जाता है, ज्यादा गहरा होता चला जाता है, लेकिन जो उसके किनारे होते हैं वो क्या है, धीरे धीरे आपके क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जो चट्टानी भाग होता है या पर्वतीय भाग होता है, लगातार क्या है, पानी के बहाव के साथ क्या होता चलता जाता है, आपकी स्थलाकृतियों का निर्माण करता चला जाता है। जैसे शुरुआत के अंदर आपकी वी आकार की घाटी बनती है, फिर धीरे धीरे कैनियन है और आपका मैदानी क्षेत्र है, तटबंध है, ये सारी क्या है, स्थलाकृतियों का निर्माण होता चला जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी भौगोलिक जो स्थितियां होती हैं वो किसके द्वारा पैदा होती हैं, आपकी जो भौतिक तत्व होते हैं उनके द्वारा अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। वो चाहे निक्षेपात्मक हो या अपरदनात्मक, दोनों ही प्रकार की स्थलाकृति आपके भौतिक तत्वों के अंदर सम्मिलित की जाती है। उसके बाद में अगर मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अगर पढ़ते हैं तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किसको, जलवायु को भी सम्मिलित किया जाता है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर पूरे विश्व की जो जलवायु है वो आपकी क्या है, समान नहीं पाई जाती है। आपकी जो मानव भूगोल की जो कह सकते हैं, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र काफी बड़ा है, जिसमें स्थलाकृतियां जलवायु, सैल, चट्टान व जलाशय आदि, यानी कि स्थलाकृतियों में तो आपकी जैसे नदी के द्वारा और हवा के द्वारा, हिमनद के द्वारा, आपका हिमानी के द्वारा, इनके द्वारा क्या होती है, पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार के भौतिक जो दृश्य होते हैं वो अपन को दिखाई देते हैं। तो इनके द्वारा क्या होता है, आपकी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उसके बाद बात करते हैं जलवायु की। तो जलवायु के अंदर अगर बात करते हैं तो जलवायु में आपकी कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है। जैसे भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में आपकी कौन सी, मानसूनी व उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो पाई जाती है। तो धरातल के ऊपर अनेक प्रकार की जलवायु का निर्माण होता है, जैसे मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय व उसके साथ साथ समशीतोष्ण, समशीतोष्ण कटिबंधीय,
समशीतोष्ण। तो इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर क्या है आपकी अनेक प्रकार की क्या है जलवायु का विकास होता है और उस जलवायु के अंदर मानव अपने आप को क्या है समायोजित करता है, अपने आप का क्या है विकास है वो कर पाता है। उसी तरीके से क्या है भौतिक तत्वों के अंदर किसको सम्मिलित किया जाता है आपकी सेल एवं चट्टान। अगर सेल और चट्टान की बात करते हैं तो पृथ्वी के ऊपर क्या है आपकी अनेक प्रकार की चट्टानें हैं वो देखने को मिलती हैं, जैसे आपकी कायांतरित, आग्नेय चट्टान, दूसरी है अवसादी चट्टान, तीसरी है कायांतरित चट्टान। इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर क्या है 3 प्रकार की चट्टानें हैं देखने को मिलती हैं और इन चट्टानों का विकास है भौतिक तत्वों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं जलाशय की। जलाशय के अंदर आपके कुएं, नलकूप, तालाब, नहरें, बांध, तो अनेक प्रकार के क्या है आपके जलाशय पाए जाते हैं और इन जलाशयों के ऊपर क्या है मानव अपना और अपने वातावरण के अंदर रहते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो ये अध्ययन भी किसके अंदर किया जाता है आपका मानव भूगोल के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरीके से आपका एक तो हो गया भाववाचक, दूसरा भौतिक तत्व, तीसरा आपका आता है जैविक तत्व। जैविक तत्वों के अंदर 2 जो फैक्टर हैं, एक है वनस्पति, दूसरा है आपका जीव जंतु। दूसरे के अंदर अगर सम्मिलित करते हैं तो दूसरा आपका आता है आपका वनस्पति जीव जंतु। वनस्पति जीव जंतु की अगर बात कर रहे हैं अपन चर्चा कर रहे हैं तो वनस्पति के अंदर आपका जैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर वनस्पति है, पेड़ पौधे होते हैं वो अनेक प्रकार के देखने को मिलते हैं। जैसे भारत के अंदर अगर बात कर लेते हैं तो भारत में आपका वनस्पति का जो वितरण है, वनों का जो वितरण है वो अनेक प्रकार के वन है वो देखने को मिलते हैं। आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जैसे पहला अगर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा मानसूनी वन, तीसरा समशीतोष्ण वन, तीसरा पर्वतीय वन, पांचवा अगर अपन चर्चा करते हैं तो आपका मरुस्थलीय वन, छठा आपका ज्वारीय वन। तो इस प्रकार से धरातल के ऊपर जैविक तत्वों की अगर बात करते हैं तो वनस्पति और जीव जंतु इन दोनों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है मानव भूगोल के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके वनस्पति के अंदर क्या है अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, यानी कि जैविक तत्वों के अंदर क्या है 2 चीजों को ही सम्मिलित किया गया है। पहला आपका क्या है वनस्पति, दूसरा आपका आता है जीव जंतु। जीव जंतुओं की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी के ऊपर जिस तरीके से मैंने कटिबंध बताए थे उन कटिबंधों के आधार पर भी क्या है आपके जीव जंतु है वो निवास करते हैं, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आपका क्या है
भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है 0 से आपका 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री या 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की अगर बात करते हैं तो इन क्षेत्रों के अंदर जो आपके जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पति जो पाई जाती है, वो किसी और क्षेत्र के अंदर नहीं पाई जा सकती। क्यों नहीं पाई जा सकती? क्योंकि ये जो आपका भूमध्य रेखा वाला जो आपका अक्षांश है उस क्षेत्र के ऊपर क्या होती है, जिस तरीके से आपके जीव जंतु वहां पे निवास करते हैं, वो अगर किसी और क्षेत्र के अंदर उनको छोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, या तो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं या क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, मतलब जो वनस्पति की अगर बात कर रहे हैं तो वो क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो इस तरीके से क्या है, आपके 3 जो कारक हैं वो क्या है, हो चुके हैं। जैसे भाववाचक तत्व है, दूसरा भौतिक तत्व है, उसके बाद आता है आपका जैविक तत्व है। तो इस तरीके से 3 जो तत्व हैं, 3 कारक जो हैं, उनका प्रभाव जो है मानव भूगोल का क्षेत्र है उसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं सांस्कृतिक वातावरण की, कि मानव भूगोल के अंदर आपकी दूसरी जो क्रिया है मानवीय क्रिया, मानवीय क्रियाओं के द्वारा मानवीय क्रियाएं या मानव के द्वारा क्या है, सांस्कृतिक वातावरण का क्या है, सांस्कृतिक वातावरण है वो पैदा किया जाता है, या जो भी क्रियाएं होती हैं सांस्कृतिक वातावरण में वो क्या है, मानव के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए इन्हें मानवीय क्रियाओं के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो पहली है आपकी सांस्कृतिक वातावरण है, वो किसके द्वारा, मानव के द्वारा अपनाया जाता है या मानव के द्वारा ये जो क्रियाएं हैं वो शुरू होती हैं। उसके बाद में पहला आपका आता है क्रियात्मक प्रारूप। क्रियात्मक प्रारूप की अगर चर्चा करते हैं तो मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मानव के द्वारा जो क्रिया की जाती है, मानव अपना जो आवश्यकता अनुसार जो तत्व है वो क्या है, आपका भोजन, वस्त्र और निवास। कह सकते हैं कि मानव की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो क्या है, आपका भोजन, वस्त्र और निवास। इन 3 चीजों पे क्या है, मानव भूगोल है वो टिका हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि मानव को जीवित रहने के लिए या मानव की जो दैनिक क्रियाएं हैं क्रियात्मक प्रारूप के अंदर, यानी कि जो मानव को ये क्या है, आवश्यक मानी गई हैं, जिनको प्राथमिक आवश्यकताओं के रूप में अपनाया जाता है, जिसमें आपका भोजन है, वस्त्र है और निवास, यानी कह सकते हैं कि उसका घर है, मकान है। ये सारी तीनों चीजें क्या है, किसके अंदर आती हैं, भौतिक या प्राथमिक आवश्यकताओं के अंदर इनको सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद आता है आपका रचनात्मक प्रारूप। रचनात्मक प्रारूप की अगर चर्चा करते हैं तो इसमें क्या है, आपका आर्थिक तत्व आता है। आर्थिक तत्व की अगर बात करते हैं तो उत्पादन से संबंधित, पूंजी से संबंधित, धन से संबंधित आर्थिक तत्व है, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वो आपकी किससे हैं, जैसे उत्पादन क्रियाएं। उत्पादन क्रियाएं क्या होती है, जैसे आपका मछली पालन है, ये जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंदर क्या होते हैं, आपका शिकार करना, मछली पकड़ना, खनन कार्य, ये सारे क्या है, उत्पादन क्रियाओं से संबंधित माने जाते हैं, या कह सकते हैं प्राथमिक उद्योग या प्राथमिक व्यवसाय, जिनके अंदर क्या है, शिकार करना, आखेट करना, आपका मछली पालन है, आपका खनन है, ये क्रियाएं हैं, ये उत्पादन का कार्य करती हैं। उसके बाद आता है निर्माण उद्योग, यानी कि प्राथमिक क्रियाओं के द्वारा दूसरी जो द्वितीय व्यवसाय हैं उनके अंदर जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, उनका जो रूप परिवर्तित कर लिया जाता है, वो क्या है, वो निर्माण उद्योग के अंदर आता है, या इसको द्वितीय व्यवसाय में सम्मिलित, द्वितीय व्यवसाय के अंदर सम्मिलित किया जाता है। द्वितीय व्यवसाय के अंदर कैसे सम्मिलित किया जाएगा, जैसे आपका जो पेड़ पौधों से संबंधित क्रियाएं जो होती हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे पेड़ मतलब
पेड़ से क्या है, फर्नीचर बनाना है, तो पेड़ को जो काटना है उसके बाद में उसको सुखाया जाता है। तो ये जो क्रिया होती है निर्माण उद्योग की, वो किसके अंदर सम्मिलित है, आपकी द्वितीयक व्यवसाय के अंदर। द्वितीयक व्यवसाय है वो कि आपका जैसे पेड़ पौधे होते हैं, उनका जब उद्योग के अंदर उनकी जो लकड़ियां हैं उद्योगों में पहुंचाई जाती है, तो जो निर्माण किया गया था उसका जब रूप परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, आपका निर्माण उद्योग के अंदर इसको सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में आपके आते हैं अन्य उद्योग। अन्य उद्योग में आपके कोई भी उद्योग है, छोटे हैं, कुटीर उद्योग है, आपका जो लघु उद्योग है, इस तरीके से बड़े उद्योग हैं, वो सारे क्या हैं, आपके उद्योगों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे आपका सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, गन्ना उद्योग है, आपका फर्नीचर उद्योग है, आपका लोहा इस्पात उद्योग है, कोयला उद्योग है, और इस तरीके से अनेक प्रकार के जो उद्योग है, पेट्रोलियम है। तो इस तरीके से क्या है, अनेक प्रकार के उद्योगों को किसके अंदर सम्मिलित किया जाता है, जिनसे आपका जो आर्थिक विकास होता है, जिनसे क्या है पूंजी प्राप्त की जाती है, वो ही क्या है आर्थिक तत्व के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है आपका व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य की अगर बात करते हैं तो ये आपका तृतीयक व्यवसाय के अंदर सम्मिलित किया जाता है। मानव के जो व्यवसाय हैं, मानव के व्यवसाय को भी क्या है अलग अलग भागों के अंदर विभाजित किया गया है, और वो अलग अलग भागों के अंदर 5 किसी बुक के अंदर आपके जो मानव के प्राथमिक व्यवसाय हैं उनको 4 भागों में बांटा है, और किसी की बुक में या राइटर में आपके 5 भागों के अंदर 4 या 5 भागों में अलग अलग रूपों में मिलता है। तो इस तरीके से व्यापार एवं वाणिज्य, जब कोई भी उद्योग है उसको स्थापित कर लिया जाता है आर्थिक विकास के अंदर। जैसे मान लो आपका उद्योग है, उसको स्थापित तो कर दिया, उसमें माल भी बनने लगा, लेकिन उसको बाजार तक नहीं पहुंचाया जाता है, व्यापार नहीं किया जाएगा, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये सारी क्रियाएं हैं मानव के द्वारा की जाती हैं, इसलिए इसका जो अध्ययन है वो भी किसका है, क्षेत्र जो विषय क्षेत्र है वो भी किसका है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र के अंदर इसको सम्मिलित किया जाता है। किसको, व्यापार एवं वाणिज्य की। कोई भी उद्योग है, अपना जो व्यापार है उसका जो संचालन है वो किसके द्वारा होता है, मानव के द्वारा किया जाता है। तो ये तृतीयक व्यवसाय के अंदर आता है। उसके बाद में आपका आता है संचार एवं यातायात। तो इसको आपका चतुर्थ व्यवसाय के अंदर सम्मिलित किया जाता है, संचार और आपका यातायात। यानी कि व्यापार का जो लेन देन है, जो आपका लेन देन हुआ है, बाजार तक पहुंचाया गया है, आपका क्या थोक व्यापारियों को दिया गया था, जिनसे पूंजी प्राप्त हुई, वो क्या करते हैं, दूसरे स्थान पर जब पहुंचाते हैं तो उनका जो विषय क्षेत्र है वो काफी बड़ा होता चला जाता है, और उनके द्वारा जो पूंजी प्राप्त होती है वो किस में सम्मिलित की जाती है, आर्थिक तत्वों के अंदर सम्मिलित की जाती है। उसके बाद में आपका आता है सामाजिक और राजनीतिक तत्व। सामाजिक राजनीतिक तत्वों की अगर चर्चा करते हैं तो सामाजिक राजनीतिक तत्वों के अंदर भूमि एवं श्रम विभाजन। भूमि एवं श्रम विभाजन के अंदर यानी कि जब मानव का जो विकास होने के बाद में जब वह क्या करता है, भूमि के ऊपर कृषि कार्य है, कोई भी उद्योग है, भूमि के ऊपर क्या है, श्रम करता है, कोई भी कार्य जब करता है तो उसका श्रम का जो विभाजन है वो किस रूप में किया जाए, तो वो क्या है, सामाजिक तत्वों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में दूसरा आता है सामाजिक तत्वों में प्राणी, शास्त्रीय तत्व, शादी, परिवार इत्यादि। यानी कि मानव को कहा जाता है कि मानव समाज के अंदर रहते हुए अपने आप को क्या है, सामाजिक प्राणी है वो मानता है, और सामाजिक प्राणी मानते हुए क्या करता है, परिवार के अंदर जितनी भी शादियां हैं या और जो आपका जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, वो क्या है, सामाजिक तत्वों के अंदर सम्मिलित की जाती है। नैतिकता और धर्म दोनों ही क्या होते हैं, सामाजिक तत्वों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। सामाजिक तत्व किसके अंदर आते हैं, मानवीय क्रियाओं के अंदर। किस तरीके से कि ये क्या होती हैं, मानव के द्वारा क्या है
की जाती हैं ये क्रियाएं। यानी कि नैतिकता है, अगर अपन बच्चों को शुरू से ही नैतिक तत्व का ज्ञान कराएंगे, नैतिक भावनाएं उनके अंदर डालेंगे, नैतिकता अगर उनको सिखाएंगे तो शुरू से ये चीजें हैं उनके व्यवहार के अंदर आनी चाहिए। वैसे ही क्या होता है, शुरू से ही क्या है बच्चे को कि कहा जाता है कि ये हिंदू धर्म में है, ये मुस्लिम धर्म में है, ये ईसा या जो बौद्ध धर्म का है। तो ये जो धर्म जो होते हैं अलग अलग, वो क्या है शुरू से ही बच्चे के ये क्या है उसका सामाजिक जीवन है वो इस तरीके से ढल जाता है, इस तरीके से अपने आप को समायोजित कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है जो मानव है उसकी जो नैतिकता और धर्म दोनों ही क्या है परिवार के अंदर रहते हुए, समाज के अंदर रहते हुए उसके अंदर सामाजिकता और नैतिकता और धार्मिक जो गुण है वो धीरे धीरे अपने आप आने लग जाते हैं। उसके बाद आता है आपका राजनीतिक तत्व। राजनीतिक तत्व की अगर बात करते हैं तो पहला फैक्टर आता है राज्य की सीमा एवं विस्तार। जैसे आपका राजस्थान है, राजस्थान आपका किसके अंदर आता है, भारत के अंदर आता है। भारत आपका एशिया में आता है, एशिया किस में आता है, विश्व में आता है। तो इस तरीके से क्या है हर राज्य की, हर जिले की, हर देश की, हर महाद्वीप की क्या होती है अलग अलग सीमाएं होती हैं। और वो सीमाएं किनके द्वारा निर्धारित होती हैं, राजनीतिक तत्वों के द्वारा निर्धारित होती हैं। और उनका विस्तार और सीमाएं ये दोनों कौन निर्धारित करता है, राजनीतिक तत्वों के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। उसके बाद आता है संसाधन का उपभोग। जो मानव क्या होता है कि जिस तरीके से राज्य की सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं उसी तरीके से क्या है उन क्षेत्रों के अंदर संसाधन क्या होते हैं, संसाधन होते हैं कि वे पदार्थ जो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो क्या होते हैं, आपके संसाधन होते हैं। और संसाधन किसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो संसाधन का उपभोग, संसाधन का उपभोग कौन करता है, मानव करता है। और किनके द्वारा, राजनीतिक तत्वों के आधार पर। क्यों, क्योंकि हर क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं और इन सीमाओं के अंदर कौन कौन से संसाधनों का जो निरीक्षण करने के बाद में कौन से संसाधन है वो निकाले जाते हैं, उनका खनन किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है संसाधनों का उपभोग करने से आती है। उसके बाद में शिक्षा एवं सामान्य जनमत, यानी कि जो जनमत का आधार है, यानी कि समाज के अंदर या अपने क्षेत्र के अंदर सत्ता है वो कौन संभाल सकता है, किस आधार पे जनमत है, तो वो क्या है आपका मतदान के द्वारा है वो डिसाइड किया जाता है। उसके बाद में आपका आता है कला एवं संस्कृति। कला और संस्कृति है वो भी आपके राजनीतिक तत्वों के आधार पर निश्चित होती है और उसी के आधार पे आपका राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध, यानी कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के ऊपर कैसा संबंध है वो चलता है। हर क्षेत्र का, हर राष्ट्र का, हर देश का क्या होता है कि जो अंतर संबंध है वो किस रूप में बनते हैं, यानी कि अंतर संबंध है। अगर अपन चर्चा करते हैं कि व्यापार और वाणिज्य की अगर बात आई किसी राष्ट्र के अंदर इन तत्वों का जब निर्धारण होता है तो वो क्या है आपका राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संबंध दोनों क्या होते हैं आपके सम्मिलित किए जाते हैं, किसमें, राजनीतिक तत्वों के अंदर। तो अगर विस्तृत चर्चा अगर करते हैं मानव भूगोल के विषय सामग्री का अध्ययन करने के लिए तो दो कटिबंधों का अध्ययन करना क्या हो जाता है आपका आवश्यक हो जाता है, जिसमें आपके क्या है जैसे अगर अपन इसकी संपूर्ण क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो संपूर्ण क्षेत्र में आपके क्या है आपका मानव है और पशु है, पहला जिसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा आपका आता है वायुमंडल और पृथ्वी, जिसके अंदर मानव अपने आप को क्या है
पृथ्वी और वायुमंडल के अंदर अनेक प्रकार के कारक हैं, जैसे तापमान है, वायु है, वर्षा है, हिमनद है। ये सारे क्या हैं आपके वायुमंडल के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। उसके बाद अगर तीसरा अध्ययन की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके प्राणी है, वनस्पति है, मानव का जो निवास स्थान है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपके जो मानव भूगोल की मानवीय क्रियाओं के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरीके से मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की अगर चर्चा करते हैं तो आपके विषय क्षेत्र के अंदर इनको सम्मिलित किया जाता है। तो ये क्या है, आपके मानव भूगोल से संबंधित है। ऐसे ही अगर उदाहरण के रूप में अगर देखते हैं तो कार्ल सोर, प्रोफेसर कार्ल सोर की अगर चर्चा करते हैं, कार्ल सोर, देखो कार्ल सोर की अगर चर्चा करते हैं तो इन्होंने क्या है, मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर लगभग आपकी क्या है, जो 4 जो पक्ष हैं वो रखे हैं। प्रजातीय पक्ष, प्रजातीय पक्ष, दूसरा आपका आता है आर्थिक पक्ष, तीसरा आपका आता है सामाजिक पक्ष, और चौथा आता है आपका राजनीतिक पक्ष। तो इस तरीके से क्या है, 4 भागों के अंदर क्या है, बांटा गया है। किसको, कार्ल सोर के अनुसार। कार्ल सोर एक विद्वान है जिन्होंने क्या है, संपूर्ण मानव भूगोल के क्षेत्र को 4 हिस्सों के अंदर रखा है। जैसे मैंने आपको सामान्य अध्ययन बताया है मानव भूगोल का, तो मानव भूगोल को 2 क्रियाओं के अंदर सम्मिलित किया गया। पहला भौतिक वातावरण, दूसरा मानवीय क्रियाएं, और फिर इनकी शाखाएं हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर बढ़ गई। जैसे भौतिक के अंदर आपकी ज्यामितीय, प्राकृतिक स्थिति, क्षेत्रीय आकार, भौगोलिक स्थिति, और वैसे ही वातावरण के अंदर स्थलाकृति, जलवायु, सैल, चट्टान, जलाशय, इनको सम्मिलित किया गया। वैसे ही मानव भूगोल के अंदर आपका आर्थिक है, आवश्यकता संबंधी तत्व है, सामाजिक और राजनीतिक तत्व है, इनको सम्मिलित किया गया। लेकिन कार्ल और सावर है, उन्होंने क्या है, मानव भूगोल के क्षेत्र को 4 हिस्सों के अंदर रखा। प्रजातीय पक्ष, आर्थिक तत्व, सामाजिक तत्व, राजनीतिक तत्व। इन सब का जो अध्ययन है वो क्या है, आपका मानव भूगोल का क्षेत्र माना है। कि इन सब का, चारों का जो अध्ययन किया जाता है वो ही क्या है, आपका मानव भूगोल का क्षेत्र है, माना जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपका सामान्य मानव भूगोल का क्षेत्र है वो आज अपन ने अध्ययन कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।